स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हैं सभी। तो देखिए बच्चों, हमारा जो है राजस्थान बोर्ड क्लास 12 फिजिक्स में हमने पिछले लेक्चर में चैप्टर नंबर 2 खत्म किया था। चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया था हमारा, और अब आज जो है हम चैप्टर नंबर 3 यानी कि विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टार्ट करने जा रहे हैं। बट विद्युत विभव को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि यहाँ भी जो है पूरा का पूरा कंसेप्ट जो हमारा चलेगा वह स्थिर वैद्युतिकी वाला, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला ही चलेगा। अर्थात यहाँ भी जो आवेश होगा वह गति नहीं करेगा, वह विश्राम अवस्था में होगा, और उसी आवेश के बारे में हमें जो है जानकारी, या उसी आवेश के ऊपर हमें सारे कंसेप्ट्स को लगाना है। तो कहीं ना कहीं चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड जो है वो अगर आपको ढंग से क्लियर है तभी आपको ये चैप्टर जो है ये चैप्टर आपको समझ में आएगा। अगर आप डायरेक्ट थर्ड चैप्टर पे आ गए हैं तो आपको समझ नहीं आएगा, या कोई कंफ्यूजन है तो पहले उस कंफ्यूजन को क्लियर कीजिए, पुराने वाले वीडियो देख के फिर आप इस चैप्टर पे आइए। ठीक है बच्चों, तो चलिए चैप्टर नंबर 3 यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव हम देख लेते हैं। तो बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव जो है इसके बारे में आप पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं। 9th-10th क्लास में पोटेंशियल डिफरेंस आपने विभवांतर भी पढ़ा था। उसके अलावा आपने 11th क्लास में ढंग से और डीप में इस टॉपिक को पढ़ा था, जब आपने कार्य वाला जो पार्ट था वो देखा था। गुरुत्वाकर्षण में आपने देखा था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, जिसे हम MGH भी कहते हैं। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की हमने बात की थी। इसके अलावा जो है स्प्रिंग पोटेंशियल होता है, स्प्रिंग पोटेंशियल में भी हमने स्प्रिंग पोटेंशियल की बात की थी। तो पोटेंशियल जो है उसके बारे में हम 11th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा क्विक रिवीजन अभी हम यहाँ भी कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों, विभव की अगर मैं बात करूं, विद्युत तो आप समझ रहे हैं, विद्युत तो आप जानते हैं, बात करते हैं विभव की कि विभव का क्या मतलब है। तो देखो बच्चों, अगर बात की जाए तो वैसे अगर मैं विभव की बात करूं तो वास्तव में विभव नाम की कोई चीज नहीं होती है। विभव, विभवांतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, ऐसा कुछ होता नहीं है वास्तव में। यह सिर्फ जो भौतिक विज्ञान, ये जो फिजिसिस्ट होते हैं, मतलब कि जो इस चीज की जिन्होंने खोज की है, उन्होंने सिर्फ एक अपनी सहूलियत के लिए इस तरह के टॉपिक्स, ये जो है ये टॉपिक बना दिया है विभव और विभवांतर। वास्तव में ऐसी कोई चीज नहीं होती है, ये सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी मान सकते हैं आप, ये एक सिर्फ काल्पनिक कहानी है। ठीक है बच्चों, पहली बात। अब बात करें विभव की, तो उस कहानी में भी विभव कहीं परिभाषित नहीं है बच्चों। विभव जो है वो फिजिक्स में कहीं परिभाषित नहीं है, फिजिक्स में विभव कहीं परिभाषित नहीं है। परिभाषित है तो क्या है? विभवांतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर तो परिभाषित है, परंतु पोटेंशियल कहीं डिफाइन नहीं है। अगर मैं बात करूं बच्चों पोटेंशियल की बिल्कुल जनरल शब्दों में, फिजिक्स को एक बार साइड में रख देता हूं मैं, और अगर मैं जनरल इंग्लिश में हमारे सामान्य व्यवहारिक जीवन में अगर हम पोटेंशियल शब्द की बात करें तो पोटेंशियल शब्द को हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? तो हम बोलते हैं हाँ भाई इसमें इतना पोटेंशियल तो है कि ये काम को कर लेगा, मतलब एक तरह से क्षमता की बात करते हैं हम। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है बच्चों? क्षमता। ठीक है, कि उसके अंदर और भी अगर मैं बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में आप जिस तरह से बात करें तो मैं बोल सकता हूं कि किसी की औकात, वो क्या है? उसका पोटेंशियल है। किसी बिंदु पे अगर मैं विभव की बात करता हूं तो इसका मतलब क्या है कि इस बिंदु पर कितनी ऊर्जा संरक्षित हो सकती है, कितनी स्थितिज ऊर्जा संरक्षित हो सकती है, वह उस विभव की क्षमता और उसका क्या है? पोटेंशियल है, उसका विभव है वो उस बिंदु का। ठीक है बच्चों, तो पोटेंशियल वैसे कोई मतलब फिजिक्स में कहीं डिफाइन नहीं है। विभवांतर जो है ये आपको मिल जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा, वो अभी हम समझेंगे भी। पोटेंशियल नाम की कोई चीज नहीं होती है। ठीक है, तो अगर पोटेंशियल नाम की चीज नहीं होती है तो फिर इसको समझेंगे कैसे? तो विभव को समझने के लिए पहले विभवांतर का समझना जरूरी है, पोटेंशियल डिफरेंस हमें आना चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस को पहले हम समझेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि पोटेंशियल क्या होता है। तो आप सभी लोग अपनी कॉपी पेन किताब के साथ तैयार हो जाइए। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है विद्युत विभव या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों, अब हम बात करते हैं विभवांतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस की। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? देखो, मान लीजिए यहां कोई बिंदु स्थित है A और यहां कोई बिंदु स्थित है B। बिंदु B पर A पर हमने एक रखा आवेश, परीक्षण आवेश Q0। अब परीक्षण आवेश आप पढ़ चुके हैं पहले, फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया था परीक्षण आवेश क्या होता है।
एक ऐसा आवेश होता है जब जिसकी मदद से हमने विद्युत क्षेत्र भी ज्ञात किया था। तो परीक्षण आवेश एक ऐसा आवेश होता है जिसका स्वयं का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं माना जाता है, साथ ही ये हमेशा क्या मानते हैं हम, धनात्मक मानते हैं। तो एक परीक्षण आवेश ए पे रखा है। इस परीक्षण आवेश को हमने क्या किया, हम ए से बी पे लेके गए। परीक्षण आवेश को ए से कहां लेके गए, बी पर। इस आवेश को हम ए से कहां पे लेके गए, बी पर लेके गए बच्चों। तो जब इस आवेश को हम ए से बी पे लेके जाएंगे तो हमारे द्वारा कुछ ना कुछ कार्य किया जाएगा, कुछ ना कुछ कार्य हमें करना पड़ेगा जब हम यहां से इसको यहां लेके जाएंगे। तो अब बात ये आती है कि कार्य क्यों किया जाता है। देखिए, कार्य कब माना जाता है, जब हम कोई बल लगाते हैं किसी वस्तु पे। जब हम किसी वस्तु पे बल लगाते हैं और वह वस्तु विस्थापित होती है तो हम क्या कहते हैं कि हमने कुछ कार्य किया है। अब बल क्यों लगाया जाता है, का क्या आवश्यकता आ जाती है बल लगाने की। तो देखो, मान लो अगर कोई टेबल है, मान लो कोई टेबल है किसी जमीन पे रखी है और अगर आप इस पे बल लगा रहे हो इस दिशा में, इस दिशा में अगर आप बल लगा रहे हो तो बल लगाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। आप इस टेबल को विस्थापित करना चाहते हो, यहां से लेके इसको यहां ले जाना चाहते हो, तो क्यों आपको आवश्यकता पड़ी बल लगाने की, क्यों आपको इस पे बल लगाने की आवश्यकता पड़ी। क्योंकि कोई ना कोई ऐसा बल है जो इसे यहां रोके हुए है और आप उस बल के विपरीत जो है बल लगा के कार्य कर रहे हो। यहां पे कोई ना कोई ऐसा बल है। अब जैसे ये टेबल है तो ये जमीन पे है, तो सबसे बड़ी बात तो यहां पे घर्षण बल है इस दिशा में। तो इस घर्षण बल के विपरीत आप इधर बल लगाना पड़ रहा है। अगर कोई बल नहीं होता तो इस पे बल लगाने की आवश्यकता नहीं थी, ये टेबल अपने आप चल जाती। ठीक है, जैसे जहां गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है, गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता है, ग्रेविटी जहां नहीं होती है, गुरुत्वीय क्षेत्र जहां नहीं होता है, वहां वस्तुएं अपने आप ही चलती रहती एक जगह से दूसरी जगह पे, क्योंकि कोई बल है ही नहीं जो उनको रोके। तो यहाँ पे कौन सा बल है, घर्षण बल है। और भी कई बल कार्य कर रहे हैं यहाँ पे, नॉर्मल फोर्स है, mgh है, बट फिलहाल हम जो है घर्षण बल की बात कर लेते हैं। तो इस घर्षण बल के विपरीत हमें बल लगाना पड़ेगा। अगर हम बल नहीं लगाएंगे तो ये घर्षण बल इसे आगे नहीं बढ़ने देगा। और बल भी कितना लगाना पड़ेगा, इसके जितना बल, इससे अधिक बल लगाना पड़ेगा। घर्षण बल से ज्यादा बल हमको लगाना पड़ेगा विपरीत दिशा में, तब ये वस्तु आगे जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये तो बात हो गई कि कार्य। और फिर हम क्या कहेंगे, जब ये वस्तु यहां से यहां पहुंच जाएगी, जब ये टेबल यहां से यहां पहुंच जाएगी, तो हम क्या कहेंगे कि हाँ भाई हमने कुछ कार्य किया है। ठीक है, परंतु यहां क्या हो रहा है भाई, ये तो बहुत छोटा सा आवेश है Q0, यहां हमें क्यों बल लगाना पड़ रहा है, कौन सी चीज है जो इसे रोके हुए है। तो देखो बच्चों, अगर मैं बात करूं बिंदु B की, अगर मैं बात करूं बिंदु B की, तो देखिए मान लो बिंदु B पे भी कोई ना कोई जो है प्लस Q मान लेता हूं, कोई प्लस Q आवेश रखा हुआ है बिंदु B पर। बिंदु B पर कोई प्लस Q आवेश रखा हुआ है। तो ये प्लस Q आवेश जो है, इसका जो विद्युत क्षेत्र होगा वो बाहर की ओर होगा और ये इस पे बल लगाएगा इस Q0 पे इस तरफ, इसको रिपल्शन करेगा, इसको क्या करेगा, ये रिपल्शन करेगा इस तरफ। तो अगर ये इस तरफ रिपल्शन करेगा तो हम मान लेते हैं कि ये है हमारा स्थिरवैद्युतिकी बल या इलेक्ट्रिकल फोर्स, कुछ भी बोल सकते हैं। Fe के द्वारा दर्शा दिया। Fe की दिशा ये है। अब मुझे इसे यहां से यहां लेके आना पड़े, यहां से यहां लेके आना है तो मुझे भी कुछ बल लगाना पड़ेगा। तो मैं क्या बल लगाऊंगा, यहां से यहां लेके आने में मैं लगाऊंगा F एक्सटर्नल, बाह्य बल लगाना पड़ेगा मुझे। समझ में आ रही है बात। तो आपको बल क्यों लगाना पड़ रहा है इसको यहां से यहां पे लाने में, क्योंकि विद्युत क्षेत्र का जो बल है वो इसको इधर धकेलने की कोशिश कर रहा है। तो उस विद्युत क्षेत्र के बल को ओवरकम करने के लिए, उस बल का जो इफेक्ट है उसको खत्म करने के लिए आपको इस दिशा में बल लगाना पड़ेगा। अब वो बल कितना होगा, क्या होगा, वो सब हम बाद में बात करेंगे। और जैसे ही आप बल लगाओगे और इसको यहां से यहां विस्थापित कर दोगे, बिंदु A से आप B पे ले आओगे, तो हम क्या कहेंगे कि आपने क्या कर दिया है, कुछ कार्य कर दिया है।
बात आई समझ में? जैसे ही आप इसे ए से बी पे लेके आएंगे तो हम क्या कहेंगे, आपने कुछ कार्य कर दिया है। ए से बी पे लाने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, कुछ बल लगाना पड़ेगा। वो जो बल होगा बच्चों, वो जो बल होगा वह क्यों लगाना पड़ा, किसके विपरीत लगा रहे हो आप बल? बल किसके विपरीत लगा रहे हो? बल जो है आप लगा रहे हो इसके विपरीत, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के विपरीत। ठीक है बच्चों, चलिए तो ये एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन था। ये सभी चीजें मैं बाद में लेके आऊंगा और कहीं ना कहीं आपकी किताब में अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे तो जो मैं चीजें बता रहा हूँ वो आगे पीछे हो सकती है, लेकिन सभी चीजें आपको किताब में मिलेगी। इसलिए यहां से समझने के बाद आपको बुक जरूर पढ़नी है, उससे टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो चलिए तो अब मैं बात कर लेता हूँ सिंपल से विभव अंतर की, कि विभव अंतर क्या होता है। तो मैंने बताया, मान लो एक बिंदु है ए, एक बिंदु है बी, और मान लीजिए कि ए पे एक बिंदु आवेश Q0 रखा है, जिसे आप ए से बी पे लेके आना चाहते हैं, जिसे आप कहां से कहां लाना चाहते हैं, ए से बी पर। तो बच्चों इसको यहां से यहां लेके आने के लिए कुछ कार्य किया गया है, कुछ ना कुछ कार्य करेंगे हम, और वो जो कार्य हम करेंगे तो वो कार्य जो किया जाता है, तो जो यहाँ पे जो ये कार्य करता है उसे कहा जाता है बाह्य संसाधन, एक्सटर्नल एजेंट। ठीक है, यहां जैसे अगर मैं ये कार्य कर रहा हूं तो यहाँ पे एक्सटर्नल एजेंट कौन है, मैं हूं। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे कार्य कर रहा है वह क्या कहलाता है, बाह्य संसाधन, एक्सटर्नल एजेंट। ठीक है बच्चों, और उस एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा किया गया कार्य किसके द्वारा दर्शाते हैं हम, बाह्य संसाधन के द्वारा। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, बाह्य संसाधन के द्वारा किया गया कार्य। किस चीज में किया गया कार्य, इस बिंदु आवेश को ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य। ठीक है, किया गया कार्य क्या कहलाता है बच्चों, वह कहलाता है हमारा, उसको हम किससे दर्शाते हैं, W एक्सटर्नल से, WEXT से। ये सब चीजें आएंगी, आगे पीछे आएगी, लेकिन आएगी जरूर। ठीक है बच्चों, तो बाह्य संसाधन के द्वारा किया गया कार्य क्या होता है बच्चों, उसे हम W एक्सटर्नल के द्वारा दर्शाते हैं। और विभव अंतर क्या होता है बच्चों, अब देखिए जब हम A से B पे गए तो यहां से लेके यहां तक के बीच में मान लो B पे जो विभव है वो है VB और A पे जो विभव है वो है VA, तो विभव अंतर कितना आ जाएगा, VB माइनस VA। ठीक है, अंतिम माइनस प्रारंभिक। ठीक है, अंतिम बिंदु पे पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी पोटेंशियल माइनस प्रारंभिक बिंदु पे पोटेंशियल, VB माइनस VA। अंतिम बिंदु पे विभव माइनस प्रारंभिक बिंदु पे विभव कितना होगा, जो इसको यहां से यहां तक लाने में या यहां से यहां तक ले जाने में जो हमने कार्य किया, कितना किया, W एक्सटर्नल। ये बाह्य संसाधन के द्वारा किया गया कार्य है। कहां से कहां तक ले जाने में, A से B तक ले जाने में। तो इसको पूरे को ऐसा लिखते हैं हम दर्शाने के लिए, किया गया कार्य बाह्य संसाधन के द्वारा A से B तक ले जाने में, बटे Q0 जो आवेश है उसका परिमाण। समझ में आ गई बात, जो आवेश है उसका परिमाण। तो पोटेंशियल डिफरेंस का ये फॉर्मूला निकल के आता है हमारे पास। विभव अंतर का फॉर्मूला ये होता है, किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर किसी आवेश को जब हम लेके जाएंगे तो हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा। जो कार्य होगा उसे हम W एक्सटर्नल कहेंगे, क्योंकि वह किसी बाह्य संसाधन के द्वारा किया गया कार्य है। वो बाह्य संसाधन जो भी यहाँ कार्य कर रहा है, मैं हूं या आप है, जो भी है, तो बाह्य संसाधन के द्वारा किया गया कार्य है। तो पोटेंशियल डिफरेंस B से A के बीच में कितना होगा, विभव अंतर कितना होगा। विभव अंतर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, B पे विभव अंतर माइनस A पे विभव, सॉरी B पे विभव माइनस A पे विभव। ये तो आ गया विभव अंतर किस किस के बीच में, B और A के बीच में। जहां से लेके गए वो प्रारंभिक, जहां तक पहुंचेगा वो अंतिम। विस्थापन हो रहा है, विस्थापन में क्या देखा जाता है, प्रारंभिक और अंतिम। ठीक है, तो जहां से हम लेके गए वो, और ये अंतिम बिंदु पर जो विभव है उसमें से प्रारंभिक बिंदु के विभव को माइनस कर देंगे तो विभव अंतर आ जाएगा। और ये कैसे ज्ञात किया जाता है, इससे इस पे ले जाने में जो कार्य किया गया, कहां से कहां तक, A से B तक जो कार्य किया गया ले जाने में, बटे जिस आवेश को हम लेके गए उसका परिमाण। ठीक है बच्चों, तो इसे एक बार के लिए आप नोट कर लीजिए, इसे आप नोट कर लीजिए, ये होता है हमारा विभव अंतर। अब देखिए बच्चों, ये जो हम कार्य कर रहे हैं, A से B को ले जा रहे हैं, इसमें हमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज ध्यान रखनी है। वह क्या, कि हमारे द्वारा जो किया गया कार्य होगा, जो हम कार्य कर रहे हैं
उस कार्य को करने की वजह से, मतलब इसको यहां से यहां ले जा रहे हैं, तो ए से बी पर जो हम जब इस आवेश को ले जाएंगे तो हमको इस प्रकार ले जाना है कि इस आवेश के वेग में कोई परिवर्तन ना हो, उसके वेग में कोई परिवर्तन ना हो। और वेग का सीधा सीधा संबंध होता है गतिज ऊर्जा से, हाफ एम वी स्क्वायर। तो वी क्या है वहां? वेग। तो अगर वेग बढ़ेगा, अगर आप मान लीजिए इसको तेजी से लेके जाएंगे, इस आवेश को तेजी से लेके जाएंगे, तो इसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। ठीक है, तो वेग बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। तो हमें इस आवेश को इस तरह से इतना धीरे धीरे ले जाना है, इतना धीरे धीरे ले जाना है, इतना धीरे लेके जाना है कि इसके वेग में कोई परिवर्तन ना हो। इतना धीरे लेके जाना है हमें। लास्ट में वेग में परिवर्तन ना होने से मतलब है कि इसकी गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन ना हो। ठीक है बच्चों, इस लाइन को भी मैं यहां लिख देता हूं कि आवेश Q0 को इतना धीरे धीरे बढ़ाना है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी, मतलब गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन न हो। अब क्यों, इसका जवाब आपको आगे मिलेगा कि भाई काइनेटिक एनर्जी में हम कोई परिवर्तन क्यों नहीं करना चाहते हैं, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं हम। इसका जवाब आपको अभी कुछ समय बाद मिल जाएगा जब मैं इसको आगे डिटेल में पढ़ाऊंगा। फिलहाल के लिए आप ये पॉइंट जरूर नोट कर लीजिएगा। तो विभव अंतर ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया, एक बिंदु ए लिया, एक बी लिया। ए पे एक बिंदु परीक्षण आवेश रखा, ए से इस आवेश को बी पे लेके गए। ए से बी पे ले जाने के लिए कुछ कार्य करेंगे हम, उसे हमने डब्ल्यू एक्सटर्नल दर्शा दिया, बाह्य संसाधन के द्वारा किया गया कार्य। और फिर अगर हमें इसमें विभव अंतर ज्ञात करना है तो अंतिम बिंदु में से प्रारंभिक बिंदु के विभव को घटा दीजिए तो वो विभव अंतर आ जाएगा। और वो किस प्रकार ज्ञात करेंगे हम, जो हमने इसको यहां से ले जाने में कार्य किया बटे जो आवेश का परिमाण था। ठीक है बच्चों, इस प्रकार हम जो है वो अंतर ज्ञात कर सकते हैं। ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जो हम कार्य कर रहे हैं इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाने में वो कार्य इस प्रकार करना है, इस आवेश को इतना धीरे लेके जाना है कि इसकी गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन ना हो। बिल्कुल धीरे 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 लेके जाना है। अगर आपने उसको झटके से लेके गए या ऐसे फटाफट लेके गए तो उसकी गतिज ऊर्जा में निश्चित परिवर्तन होगा, बढ़ेगी उसकी गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो उसको इतना धीरे लेके जाना है कि गतिज ऊर्जा जो है उसके अंदर कोई परिवर्तन ना हो, वो बढ़े नहीं गतिज ऊर्जा। अब देखिए बच्चों, आपको पता है कि कहीं ना कहीं ऊर्जा का संबंध, कार्य का संबंध ऊर्जा से होता है। कार्य का संबंध किससे होता है? ऊर्जा से। और वो भी कौन सी ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा से। ठीक है, हमने बताया हुआ है कि किया गया कार्य जो है हम क्या मानते हैं, जिस भी वस्तु पे हम कार्य कर रहे हैं उस वस्तु में हम कार्य जब कर रहे हैं तो हम उसमें क्या संरक्षित कर रहे हैं, उस कार्य को किस रूप में संरक्षित करते हैं? स्थितिज ऊर्जा के रूप में संरक्षित करते हैं। ठीक है बच्चों, तो मान लीजिए कि ए पे जब ये आवेश था, तो इसके अंदर जो स्थितिज ऊर्जा संरक्षित थी, वह थी मान लीजिए UA। और जब हम इसको बी पे लेके गए तो हमने कुछ कार्य किया तो एक्स्ट्रा इसको ऊर्जा दी, तो अब UB हो गया। पहले से इसमें कितनी थी? UA। अब हमने जब कार्य किया तो वह कार्य जो है वो ऊर्जा के रूप में, स्थितिज ऊर्जा के रूप में इसमें संरक्षित हो जाएगा और बी पर जाते जाते वो स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? UB। ठीक है, तो यहां पे मैं क्या कह सकता हूं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है या जो विभव अंतर है VB माइनस EVA, वो जो हमने कार्य किया वह किस रूप में संरक्षित हुआ? जो हमने कार्य किया वह संरक्षित हुआ स्थितिज ऊर्जा के रूप में। वह स्थितिज ऊर्जा कितनी थी? पहले से कितनी थी? UA। लास्ट में कितनी हो गई? UB। तो हमने कितनी ऊर्जा दी या हमने कितना कार्य किया जो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संरक्षित हुआ? UB में से UA को घटा दो तो किया गया कार्य को हम ऐसे भी दर्शा सकते हैं। ठीक है, अंतिम बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक बिंदु पर जो पहले उसकी mgh के रूप में स्थितिज ऊर्जा थी, और फिर जब हमने बल लगाया तो उसकी स्थितिज ऊर्जा हमने बढ़ाई एक तरह से, क्योंकि कार्य किया, बल लगाने से हमने क्या किया? कार्य किया। अब इसमें मैंने आपको कहा था कि गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं हम, इतना धीरे धीरे कर रहे हैं
कि उसकी गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर गतिज ऊर्जा बढ़ती है बच्चों तो हमारे द्वारा किया गया कार्य जो है फिर वह किसके रूप में उसका ह्रास होने लगता है, गतिज ऊर्जा के रूप में ह्रास होने लगता है। संरक्षित तो किस रूप में होता है, वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में, परंतु ह्रास किस रूप में होता है, गतिज ऊर्जा के रूप में। तो गतिज ऊर्जा इसलिए हम बढ़ने नहीं दे रहे हैं, हमारा पूरा का पूरा कार्य किस रूप में स्टोर हो रहा है, स्थितिज के रूप में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के रूप में, सॉरी पोटेंशियल के रूप में या पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। ठीक है, तो इस वजह से हमने कहा था कि गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होने देना है हमें। तो VB माइनस वी बराबर किया गया कार्य ए से बी पे ले जाने पर उसको ऊर्जा के रूप में हम UB माइनस UA लिख सकते हैं बटे Q0। इस प्रकार से भी हम इसे दर्शा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपकी बुक में इसको इस प्रकार से भी दर्शाया गया है UB माइनस UA, तो जो अंतर है उसे उसने डेल्टा U के रूप में लिखा है बटे Q0। तो विभव अंतर को या विभव अंतर को हम इस प्रकार से भी दर्शा सकते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान किस बात का रखना है कि काइनेटिक एनर्जी में कोई परिवर्तन नहीं हो, इस इतना धीरे धीरे उस आवेश को जो है हमें आगे खिसकाना है। बात आ गई समझ में बच्चों? चलिए अब बच्चों इसमें हम एक बार इसका SI मात्रक देख लेते हैं। SI मात्रक क्या होता है इसका? अभी मैं सिर्फ SI मात्रक बता रहा हूं क्योंकि CGS पद्धति में तो बहुत सारे इसकी हम जो है इकाइयां ज्ञात कर सकते हैं, बट SI मात्रक क्या होता है इसका? तो देखिए कार्य का SI मात्रक क्या होता है, जूल, और इसका आवेश का कूलाम तो ये होता है जूल प्रति कूलाम, जिसे हम वोल्ट के द्वारा दर्शाते हैं, V के द्वारा। जूल प्रति कूलाम जिसे हम किसके द्वारा दर्शाते हैं बच्चों, वोल्ट के द्वारा, जिसे हम V के द्वारा लिखते हैं। ठीक है, तो इसका SI मात्रक यह होता है। अभी मात्रा के बारे में हम और भी बातें करेंगे। मेन चीज और एक क्या है, यह है कि आवेश सॉरी ये जो विभव अंतर है, पोटेंशियल डिफरेंस, यह एक अदिश राशि है और यही एक कारण है बच्चों जिसकी वजह से इसको हम यहां पढ़ रहे हैं। यह एक कारण है जिसकी वजह से हम इसको पढ़ रहे हैं, क्योंकि यह एक अदिश राशि है। अब हम क्या करते हैं, जब आपको पता है अगर हमें विद्युत क्षेत्र की गणना करनी होती है तो विद्युत क्षेत्र क्या है, एक सदिश राशि होती है और सदिशों का योग वगैरह करने में जो प्रक्रिया होती है वो थोड़ी जटिल होती है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो इसको विद्युत क्षेत्र को हम पहले तो पोटेंशियल डिफरेंस के रूप में या पोटेंशियल के रूप में ज्ञात कर लेंगे और फिर उसकी गणना करेंगे, क्योंकि ये अदिश है, अदिशों का योग वगैरह करना बहुत आसान होता है, सदिशों का योग वगैरह करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए इसको मेन यही कारण है जिस वजह से इसको पढ़ाया जाता है, जटिलता को कम करने के लिए, विद्युत क्षेत्र की गणना में जो जटिलताएं होती है सदिश के रूप में उसको कम करने के लिए, क्योंकि उसको पहले हम वोल्ट के रूप में जो है ज्ञात कर लेते हैं और फिर उस वोल्ट के रूप में उसको ज्ञात करने के बाद उसकी गणना करते हैं, तो हमारे पास जो परिणाम निकल के आता है वो काफी आसान तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो कुल मिला के बात क्या है कि विभव अंतर जो है यह एक अदिश राशि है, यह एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है बच्चों, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये कुछ पॉइंट्स है, इन्हें आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। अब जो है बच्चों हम बात करेंगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। देखिए बच्चों, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वह है किसी बिंदु पर विभव। किसी बिंदु पर हम विभव किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। अभी आप कहोगे सर अभी तो आपने कहा विभव जैसी तो कोई चीज ही नहीं होती, आपने तो कहा कि वास्तव में तो विभव अंतर ही परिभाषित है। अब आप कह रहे हैं कि हम बिंदु पर विभव ज्ञात करेंगे, जबकि विभव तो कुछ होता ही नहीं है। तो अभी जब मैं बच्चों आपको ये डेरिवेशन, ये जो बिंदु पर विभव ज्ञात करना बताऊंगा, तो उसमें भी आप क्या देखेंगे कि यह भी बिंदु पर विभव हम ज्ञात करते हैं, पर वास्तव में उसमें भी हम क्या करते हैं, विभव अंतर ही ज्ञात करते हैं। तो देखिए किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। मान लीजिए एक बिंदु है ए और इस बिंदु पर मुझे जो है विभव ज्ञात करना है, तो मैं क्या करूंगा बच्चों, मैं एक बिंदु लूंगा बी। कहां पर, अनंत पर। कहां लूंगा, अनंत पर एक बिंदु लूंगा बी। ठीक है बच्चों, अनंत पर एक बिंदु लूंगा बी और इस बिंदु बी पर जो कि अनंत पर स्थित है मैं एक परीक्षण आवेश रख दूंगा Q0। समझ में आ रही है बात। ए पर मुझे विभव ज्ञात करना है, तो मैंने अनंत पर क्या लिया, एक बिंदु लिया बी और इस बिंदु बी पर मैंने एक परीक्षण आवेश Q0 रख दिया बच्चों। ठीक है, अब फिजिक्स में तो नहीं कहूंगा मैं, जिन लोगों ने या जिन वैज्ञानिकों ने ये पूरी थ्योरी बनाई है, जैसा कि मैंने बताया ये एक मनगढ़ंत कहानी है,
विद्युत विभव और विभव अंतर और ये सब, वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो जिन लोगों ने इस कहानी को बनाया उन्हीं लोगों ने क्या कहा कि अनंत पर, ध्यान रखना, अनंत पर विभव जो होता है वो शून्य होता है। उन्होंने क्या कहा कि अनंत पर विभव क्या होता है, शून्य होता है। ये बात है बच्चों, ये एक आप कहोगे सर ये कैसे होता है, तो ये इसका कोई कारण नहीं है, बस उन लोगों ने ऐसा माना है, ठीक है, अपनी सहूलियत के लिए, अपनी सहूलियत की उन्होंने ये पूरी कहानी बनाई, तो अपनी ही सहूलियत के लिए उन्होंने ये भी माना कि अनंत पर जो विभव होता है बच्चों, इंफिनिटी पे जो पोटेंशियल होता है वह जीरो होता है बच्चों, ठीक है। तो ए पर जो है, ए पर मेरे को विभव ज्ञात करना है, मैंने क्या किया, एक बिंदु बी लिया अनंत पर, बहुत दूर, ए से बहुत दूर, और वहां एक परीक्षण आवेश रखा Q0, ठीक है बच्चों। अब मैं क्या करूंगा, इस परीक्षण आवेश को यहां से यहां लेके आऊंगा। जब मैं इस परीक्षण आवेश को यहां से यहां लाऊंगा तो मेरे द्वारा कुछ बाह्य जो संसाधन है उसके द्वारा कार्य किया जाएगा W एक्सटर्नल, ठीक है बच्चों, कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा इसको अनंत से यहां लाने के लिए, ठीक है। अनंत पर विभव क्या मानते हैं हम, शून्य मानते हैं, ये बात ध्यान रखना। चलिए, तो अब बिंदु ए पर अगर मुझे याद करना है तो कैसे याद करूंगा मैं, देखिए वही फॉर्मूला है हमारा कि भैया V, अब की बार आप कहां से ला रहे हो बच्चों, अब की बार आप ला रहे हो B से, कहां पे ला रहे हो, A पर। B से कहां ला रहे हो, A पर, तो अंतिम बिंदु कौन है, A, प्रारंभिक कौन है, B, तो अब की बार आप लिखोगे अंतिम माइनस प्रारंभिक में VA माइनस VB। अंतिम और प्रारंभिक में जो विभव अंतर है, पोटेंशियल डिफरेंस है, वह कितना आएगा बच्चों, वही जो हमारे द्वारा कार्य किया गया W एक्सटर्नल, कहां से कहां लाने में, B से A पे लाने में, बटे Q0, मतलब कि जिस आवेश को लाए उसका परिमाण। बात आ गई समझ में बच्चों, ठीक है। अब VA माइनस, अब चलिए जो VB है यह B पे है और B कहां पे स्थित है, अनंत पर, तो मैं कह सकता हूं एक तरह से ये अनंत पर क्या ज्ञात कर रहे हैं हम, पोटेंशियल डिफरेंस ज्ञात कर, सॉरी पोटेंशियल ज्ञात कर रहे हैं अनंत पर, क्योंकि B कहां स्थित है, अनंत पर, तो V अनंत लिख सकता हूं मैं इसको, बराबर W एक्सटर्नल किया गया कार्य कहां से, अनंत से A पर लाने पर, बटे Q0। अब आपको पता है V अनंत कितना होता है बच्चों, 0 होता है, तो V अनंत कितना मानते हैं हम, 0, कि अनंत पर जो विभव होता है, अनंत पर जो पोटेंशियल होता है वह क्या होता है, शून्य। तो यह कितना आ जाएगा अपने पास, W एक्सटर्नल अनंत से A पे लाने पे बटे Q0। बात आ गई समझ में बच्चों, आपको बात आ गई है यहां तक समझ में। तो ये VA में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा, VA W एक्सटर्नल अनंत से A पे लाने पे बटे Q0। तो ये हमने क्या ज्ञात कर लिया, एक तरह से बिंदु A पर क्या ज्ञात कर लिया, विभव। बिंदु A पर हमने क्या ज्ञात कर लिया, विभव ज्ञात कर लिया, मैं मानता हूं, पर मन में तो हमें भी पता है, अंदर ही अंदर तो हमें भी पता है कि भैया काम तो किसका लिया है हमने, अभी भी विभव अंतर का ही लिया है, इस्तेमाल किसका किया है, विभव अंतर का। अब वो बात अलग है कि अनंत पे विभव शून्य होता है इसलिए सिर्फ VA बचा, परंतु वास्तव में ये डायरेक्ट हमने कोई विभव ज्ञात नहीं किया है, ये भी हमने एक तरह से क्या ज्ञात किया है, ये भी हमने पोटेंशियल डिफरेंस ही ज्ञात किया है, विभव अंतर ही ज्ञात किया है, बट उसमें ये 0 हो गया, इसलिए हम कह सकते हैं कि भैया A पे है। तो जब भी किसी बिंदु पर आपको क्या ज्ञात करना है, विभव ज्ञात करना है, तो एक बिंदु ले लो अनंत पर, उस पर लग दो एक परीक्षण आवेश, उस परीक्षण आवेश को यहां से यहां लेके आएंगे, हमारे द्वारा कुछ कार्य किया जाएगा या बाह्य संसाधन के द्वारा कुछ कार्य किया जाएगा W एक्सटर्नल, ठीक है बच्चों। फिर इस प्रकार से आप VA का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं कि अनंत से यहां पर जो लाने में जो कार्य किया गया बटे Q0, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आप बिंदु A पर क्या ज्ञात कर सकते हैं, विभव ज्ञात कर सकते हैं, या किसी बिंदु पर विभव ज्ञात कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात बच्चों, इस प्रकार से हम किसी बिंदु पर क्या ज्ञात कर सकते हैं, विभव ज्ञात कर सकते हैं। इसको एक बार आप नोट कर लीजिए। अब बच्चों बात करें अगर परिभाषा की, अगर मान लीजिए आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कि किसी बिंदु पर विद्युत विभव को परिभाषित कीजिए, तो अगर छोटे नंबर का क्वेश्चन है तो ये परिभाषा आप लिख सकते हैं, और थोड़े बड़े नंबर का क्वेश्चन है तो परिभाषा के साथ साथ ये भी आप समझा सकते हैं कि एक बिंदु A लिया, एक B पर एक अनंत, एक बिंदु B लिया जो कि अनंत पर स्थित है, और B पर हमने एक परीक्षण आवेश रखा, उसको वहां से वहां तक लेके गए, हमारे द्वारा किया गया क्या W एक्सटर्नल है। अनंत पर जो विभव माना जाता है वो शून्य माना जाता है, तो VB शून्य हो गया।
तो VA माइनस VB, और इस प्रकार से यहां तक आप दिखा सकते हैं। बात करते हैं परिभाषा की। अगर परिभाषा वो आपसे पूछता है तो किसी बिंदु पर विद्युत विभव का परिभाषा क्या होती है? किसी बिंदु पर, यहाँ पे बिंदु हमारा A था, इस पर किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान किसी एकांक धन आवेश को, ये एकांक धन आवेश मान लेते हैं हम, जिसे हम परीक्षण आवेश भी कहते हैं, किसी एकांक धन आवेश को अनंत से उस बिंदु तक बिना गतिज ऊर्जा में परिवर्तन लाए, उस बिंदु तक जिस पे हम क्या ज्ञात कर रहे हैं, जिस पर हम विद्युत विभव ज्ञात कर रहे हैं, बिना गतिज ऊर्जा में परिवर्तन लाए। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बिना गतिज ऊर्जा में परिवर्तन लाए। और ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी। और क्यों बताई थी? क्योंकि परिभाषा में है, विद्युत विभव की परिभाषा में ये चीज लिखी हुई है, किसी बिंदु पर विद्युत विभव की परिभाषा में ये लाइन लिखी हुई है, इसीलिए मैंने आपको ये बात पहले ही बता दी थी। ठीक है बच्चों, आपके पेज नंबर 50 पे भी आपको ये परिभाषा मिल जाएगी। बिना गतिज ऊर्जा में परिवर्तन लाए किसी बाह्य बल द्वारा किए गए कार्य के बराबर होता है। किसी बाह्य बल कौन सा होगा बच्चों? बाह्य संसाधन द्वारा लगाया गया बल F एक्सटर्नल, जो कि किस दिशा में लग रहा है? इस दिशा में, जो कि यहां से यहां ला रहे हैं। और उस बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य कितना मान लिया मैंने? W एक्सटर्नल, जो कि किस दिशा में है? सॉरी, W जो कार्य है उसका तो दिशा नहीं होगी, तो लगाया गया बल इस दिशा में है। ठीक है बच्चों, कार्य के बराबर होता है। तो ये जो परिभाषा है, ये जो अभी हमने समझा है उसी पे आधारित है। इस परिभाषा को भी आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों। अच्छा, ये जो मैंने बताया था आपको कि बिना गतिज ऊर्जा में परिवर्तन लाए, ये क्यों ऐसा है कि हम गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हम नहीं लाना चाहिए? क्यों हम ये कहते हैं कि हम उसको इतना धीरे धीरे लेके जाएंगे, इस आवेश को यहां से यहां तक इतना धीरे लेके जाएंगे कि गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन होगा ही नहीं, उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी ही नहीं। देखो, घटने का तो सवाल हो ही नहीं सकता। घटती कब है गतिज ऊर्जा? जब कोई वस्तु तेज गति से धीरे गति की ओर जा रही होती है। तो यहां तो हम विश्राम से उसकी वो गति में ला रहे हैं। जब गति से विश्राम में जाएगी तो गतिज ऊर्जा घटेगी ना, तो घटने का तो सवाल पैदा ही नहीं होता। अब बात आती है गतिज ऊर्जा में परिवर्तन का मतलब क्या है? एक तरह से गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा, गतिज ऊर्जा बढ़ सकती है अगर विश्राम से हम किसी वस्तु को गति में ला रहे हैं। तो इस आवेश को विश्राम से हम गति में ला रहे हैं, मान लीजिए, तो गतिज ऊर्जा बढ़ सकती है कब? जब हमारे द्वारा जो बल है, जो हमारे द्वारा लगाया गया बल है, वो बहुत ज्यादा हो। ठीक है, एक्सलेरेशन हो, उसमें त्वरण हो। मान लो कुछ त्वरण मौजूद है, त्वरण मौजूद होगा तो क्या किसमें परिवर्तन होगा? वेग में परिवर्तन होगा, और वेग बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। ठीक है बच्चों, तो हमको इसको इस तरीके से लाना है, इतना धीरे धीरे लाना है कि तीनों चीजें जीरो हो, वेग जीरो हो, त्वरण जीरो हो। त्वरण जीरो होगा तो वेग अपने आप जीरो, वेग जीरो ना हो, वेग में परिवर्तन जीरो हो, मतलब वेग में परिवर्तन मतलब त्वरण जीरो हो, वेग जीरो ना हो, वेग में परिवर्तन जीरो हो। और वेग में परिवर्तन की दर कौन दर्शाता है? त्वरण। तो एक तरह से त्वरण जीरो हो, उससे क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी जो है वो जीरो रहेगी। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी नहीं, तो जितनी काइनेटिक एनर्जी उसमें है उतनी काइनेटिक एनर्जी ही रहेगी। ठीक है, जहां जितनी यहां थी। ठीक है बच्चों, तो हो क्या रहा है वहां पे एक्चुअल में कि हम इसको इतना धीरे धीरे ले जा रहे हैं, इतना धीरे धीरे ले जा रहे हैं कि उसकी काइनेटिक एनर्जी में, मतलब कि गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अब बात आती है क्यों है ऐसा, क्या कारण है ऐसा? तो देखो बच्चों, हम बात कर रहे हैं पोटेंशियल की। पोटेंशियल, ये रहा पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल का मतलब क्या होता है बच्चों? अभी मैंने आपको बताया था कि किसी बिंदु का पोटेंशियल या किसी बिंदु के विभव का मतलब क्या है। किसी बिंदु के पोटेंशियल का मतलब यह है कि उस बिंदु पर जो विभव है उसके कार्य को संरक्षित करने की क्षमता क्या है। किसी बिंदु पर, मैं लिख देता हूं यहां पे, किसी बिंदु पर विभव का मतलब क्या है? किसी बिंदु पर विभव, किसी बिंदु पर विभव, किसी बिंदु पर विभव उस के कार्य को या उसके कार्य को संरक्षित करने की, स्टोर करने की क्षमता होती है बच्चों। संरक्षित करने की क्षमता होती है। विभव का मतलब क्या है? मैंने अभी बताया था शुरू में आपको। पोटेंशियल का मतलब क्या है? उसकी क्षमता क्या है, कितनी क्षमता है उसमें। तो यहां क्षमता किस चीज की? कि कितना कार्य वो ऊर्जा के रूप में वहां संरक्षित कर सकता है। अब देखो बच्चों, अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, गतिज ऊर्जा बढ़ती है, तो हमारे द्वारा जो कार्य, जो हमारे द्वारा जो ऊर्जा दी जा रही है उसको पोटेंशियल एनर्जी के रूप में, उसका हाथ से हो रहा है बच्चों।
उसका क्या हो रहा है, हाथ से हो रहा है, क्योंकि वो किस में परिवर्तित हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में। तो अगर गतिज ऊर्जा बढ़ रही है, इसका मतलब कौन कम हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल कम हो रहा है। और अगर पोटेंशियल कम हो रहा है तो फिर आप एक्चुअल में विभव ज्ञात ही नहीं कर सकते हो, क्योंकि पोटेंशियल कम होते होते यहां तक मान लो थोड़ा सा पोटेंशियल बचा है उसका, यहां तक पहुंचते पहुंचते जो हमारा जो विभव ज्ञात किया, जो विभव हमें ज्ञात हुआ वो बहुत कम निकला। तो एक्चुअल में हम वास्तव में जो उसकी क्षमता थी उतना विभव तो हम ज्ञात ही नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि कुछ विभव जो है या कुछ जो पोटेंशियल एनर्जी है, स्थितिज ऊर्जा है, वो किस में या हमारे द्वारा किया गया जो कार्य है वो किसके रूप में, गतिज ऊर्जा के रूप में उसका क्या हो गया, हाथ से हो गया। ठीक है, वो संरक्षित नहीं रहा, फिर वह स्थितिज ऊर्जा के रूप में संरक्षित नहीं रहा, गतिज ऊर्जा के रूप में उसका क्या हो गया, हाथ से। तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन ही नहीं होगा तो किए गए कार्य का हाथ से होगा नहीं, और जितना कार्य था वो एग्जैक्टली यहाँ जाके स्टोर हो जाएगा और हमें पता लग जाएगा कि यहाँ पे पोटेंशियल कितना है, इसकी कार्य को स्टोर करने की या संरक्षित करने की क्षमता कितनी है। इस वजह से क्या कि बिना गतिज ऊर्जा में हमें वो परिवर्तन लाए ये कार्य करना होता है बच्चों। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन लाने से कार्य का हास हो जाएगा और वास्तव में जो कार्य वो स्टोर कर सकता था उतना कार्य वहां स्टोर नहीं होगा और हमें गलत जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि इसका पोटेंशियल तो इतना सा ही था। अरे भाई तू वहां पे जो कार्य गतिज ऊर्जा के रूप में उसको खोया है, हाथ से करवाया है, उसका क्या वो भी तो स्टोर कर सकता था, इसलिए इसको इतना धीरे लेके जाया जाता है कि गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन ना हो। अब देखो बच्चों, वास्तव में ऐसा नहीं होता कि वास्तव में कोई चार्ज उठा के धीरे धीरे ले जा रहा है, ये सिर्फ मनगढ़ंत काल्पनिक जो है टोटल बात है। आपको ही पता है कि ऐसा नहीं हो सकता है कि आपने यहाँ से इसको उठाया और फिर आप इसको यहाँ ले जा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है बच्चों, ये सिर्फ मनगढ़ंत जो है काल्पनिक बातें हैं जो इस टॉपिक को बनाने वालों ने बनाई गई है ताकि और चीजों को थोड़ा आसानी से जटिलता को कम करते हुए समझा जा सके। ठीक है बच्चों, तो इस परिभाषा को नोट कर लीजिए और मैं उम्मीद करता हूं कि गतिज ऊर्जा में परिवर्तन क्यों नहीं लाते हैं ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक हम देख रहे हैं वह देख रहे हैं संरक्षित विद्युत क्षेत्र में बाह्य संसाधन द्वारा किया गया कार्य। तो विद्युत क्षेत्र में किसी बाह्य संसाधन द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, और अभी मैंने आपको बताया था कि भाई हम कार्य करते ही क्यों हैं, हमें बल लगाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है किसी वस्तु पे, क्योंकि कोई ना कोई ऐसी वस्तु है जो उसे विस्थापित होने से, कोई ना कोई ऐसा बल है जो उसे विस्थापित होने से रोक रहा था। हमें कार्य क्यों करना पड़ता है, हमें बल क्यों लगाना पड़ता है, क्योंकि उसी समय कोई ना कोई ऐसा बल भी मौजूद है जो उस कार्य की विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है या हमारे द्वारा लगाए जाने बल की विपरीत दिशा में लग रहा है। जैसा मैंने बताया, चंद्रमा या अन्य ग्रहों पे जहां पे गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है, जहां ग्रेविटी नहीं है, वहां क्या होता है, वहां पे वस्तुएं हवा में तैरती रहती है, उनके ऊपर बल लगाने की आवश्यकता नहीं है, वे एक जगह से दूसरी जगह बिना बल लगाए ही विस्थापित हो जाती है, क्योंकि वहां पे कोई उनका बल, उन पे कोई बल लग ही नहीं रहा है, तो बाह्य बल लगाने की भी आवश्यकता नहीं है विस्थापन के लिए। हाँ, दिशा बदल सकते हो आप, ठीक है। तो हम अभी मैंने आपको बताया कि हम जो कार्य करते हैं बाह्य संसाधन जो है, एक्सटर्नल एजेंट जो है उसके द्वारा किया गया डब्ल्यू एक्सटर्नल, हमें क्यों करना पड़ता है, किसी बिंदु से इसको यहाँ पे, इस आवेश को यहाँ लाने के लिए कार्य क्यों करना पड़ता है, क्यों हमें इस दिशा में बल लगाना पड़ रहा है कार्य करने के लिए, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा बल है जो इस दिशा में कार्यरत है, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा बल है जो हमारे द्वारा लगाए गए बल की विपरीत दिशा में कार्यरत है। इस वजह से हमें इस बल को, इसको यहां लाने के लिए कुछ बल लगाना पड़ता है। बात आ गई बच्चों समझ में आप? तो चलिए, तो देखिए बच्चों, होता क्या है, अभी मैंने आपको बताया था उसको और मैं थोड़ा डिटेल में क्लियर कर देता हूं। हालांकि मैंने आपको बताया था कि वो बल कौन सा होता है। तो मान लो एक बिंदु है ए, एक बिंदु है बी पे एक परीक्षण आवेश रखा है Q0, उसे हमें ए पे लाना है, ठीक है। और यहां हमें विभव अंतर आपको पता है क्या होगा, VA माइनस VB बराबर हमारे द्वारा किया गया बाह्य कार्य किसमें, उसको B से A तक लाने में किया गया कार्य बटे Q0। तो ये जो हमारे द्वारा किया गया कार्य है ये क्यों करना पड़ रहा है भाई, हमें ऐसा क्या मजबूरी है हमारी जो हमें ये कार्य करना पड़ रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। तो देखो बच्चों, क्या है कि इस चार्ज के आसपास और भी कई बहुत सारे आवेश होंगे। इस आवेश के आसपास मान लो एक Q आवेश है यहाँ पे,
अगर यहाँ एक क्यू आवेश है, वातावरण में इसके आसपास और भी आवेश होंगे, बट हम ऐसा मानते हैं कि इसकी उपस्थिति से उन आवेशों पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इसका स्वयं का विद्युत क्षेत्र क्या होता है, 0। इसलिए इसकी उपस्थिति से उन सब पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन उनकी उपस्थिति से इस पे तो प्रभाव पड़ेगा। इसका विद्युत क्षेत्र हम 0 मानते हैं, ये भी आपको पता है एक काल्पनिक होता है, ऐसा कोई बिंदु आवेश वास्तव में अस्तित्व में नहीं होता है, ये सिर्फ आसान बनाने के लिए चीजों को हमने ये माना है, ठीक है। तो इसका खुद का तो विद्युत क्षेत्र 0 मानते हैं हम, तो इसका प्रभाव अन्य आवेशों पे नहीं पड़ता है जो अन्य आवेश मौजूद है, परंतु इनका तो इस पे पड़ेगा। मान लो ये प्लस क्यू आवेश है और Q0 हम प्लस लेते हैं, तो ये इसको इस तरफ एक बल लगाएगा Fe, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलाम के नियम से निकाला था K Q1Q2/r², तो वो बल लगेगा इस दिशा में, लगेगा या नहीं लगेगा। तो यहाँ Fe जो है वह क्या है, विद्युत बल या स्थिर वैद्युत बल, कुछ भी कह सकते हैं, मैं विद्युत बल बोल देता हूं, इलेक्ट्रिक फोर्स Fe, ठीक है। अब इस Fe को ओवरकम करने के लिए, इसको ढाबने के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है, एक इस दिशा में बल लगाना पड़ता है F एक्सटर्नल। लेकिन बच्चों हमने क्या बताया था, जो बल होगा हम बहुत धीरे धीरे लगाएंगे, एक साथ बहुत ज्यादा बल नहीं लगा देंगे। तो हमें कितना बल लगाना पड़ता है, इसके बराबर, बस इसके बराबर बल लगाना है हमें इस दिशा में, इसके बराबर हमें बल लगाना है इस दिशा में, ठीक है। तो F एक्सटर्नल क्या है, F एक्सटर्नल जो है यहाँ पे ये क्या है, बाह्य संसाधन द्वारा लगाया गया बल, जो कि मैं हूं इस समय, मैं इसको यहां से यहां ला रहा हूं, तो मैं इस दिशा में बल लगा रहा हूं, बाह्य संसाधन द्वारा लगाया गया बल। ठीक है बच्चों। अच्छा, ये इस दिशा में कार्य कर रहा है, ये प्लस क्यू इस दिशा में कार्य कर रहा है, सॉरी इस दिशा में बल लगा रहा है, तो इस दिशा में बल लगा रहा है तो कुछ कार्य भी कर रहा होगा। तो मान लो इसके द्वारा इधर किया गया कार्य है WE, तो WE क्या है, WE क्या है, Fe के कारण जो बल उत्पन्न हुआ, ठीक है, Fe के कारण जो बल उत्पन्न हुआ, ठीक है। और तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है बार बार में, WE जो है वो Fe के कारण उत्पन्न बल है, ठीक है। तो ये जो Fe बल है, विद्युत बल है, इसके कारण जो किया गया कार्य है, सॉरी जो किया गया कार्य है, इस बल के द्वारा किया गया जो कार्य है वह क्या है, WE। तो WE मैं लिख देता हूं, Fe के द्वारा किया गया कार्य। और W एक्सटर्नल क्या होता है आपको पता है, W एक्सटर्नल क्या होता है, W एक्सटर्नल होता है बाह्य संसाधन के द्वारा किया गया कार्य। और बाह्य संसाधन कौन सा बल लगा रहा है, F एक्सटर्नल, तो एक तरह से F एक्सटर्नल के द्वारा किया गया कार्य कौन है, W एक्सटर्नल। अब मैंने आपको क्या बताया कि ये जो बल होगा बच्चों, ये जो बल होगा F एक्सटर्नल, ठीक है, ये किसके बराबर होगा, Fe के। इन दोनों का परिमाण हम समान रखेंगे, इसको बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे, बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे या इससे ज्यादा कर देंगे तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, हमें धीरे 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 लाना है। तो बस लगभग, हम एग्जैक्टली बराबर तो नहीं होगा लेकिन हम इसको लगभग बराबर मान लेते हैं। अंतर होगा तो बहुत कम होगा, कि मान लो ये 8 न्यूटन का है तो ये 8.00000001 न्यूटन का बल होगा ये F एक्सटर्नल, बस इतना सा ही अंतर होना चाहिए इनमें। ये नहीं ये 8 न्यूटन है, आपने लगा दिया 15 न्यूटन का बल, एक उदाहरण ले रहा हूं मैं सिर्फ, तो फिर अचानक से बल लगा रहे हो आप, तो अचानक से वेग में परिवर्तन आएगा, त्वरण होगा, उसका त्वरण जो है तेजी से होगा तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन आएगा, और गतिज ऊर्जा हमें परिवर्तित करनी नहीं है, गतिज ऊर्जा में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इसलिए ये जो है ये लगभग इसके बराबर ही मानते हैं हम। समझ में आ रही है बात बच्चों, बिल्कुल बराबर तो देखो नहीं हो सकता है, क्योंकि एक वस्तु है उस पर इधर भी 5 न्यूटन लगा रहे हो और इधर भी 5 न्यूटन लगा रहे हो, तो ये वस्तु अपनी जगह रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। परंतु इस पर थोड़ा सा भी इधर बल ज्यादा लगाया तो फिर ये इधर खिसकने लगेगी। अब बल ज्यादा लगाओगे तो ज्यादा तेजी से आएगी, धीरे 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 बल बढ़ा रहे हो या थोड़ा सा ही बल बढ़ाया है आपने तो ये धीरे धीरे इधर आएगी। बात आ रही है समझ में आपको, ठीक है। तो F एक्सटर्नल किसके बराबर होगा, Fe के, मतलब बाह्य संसाधन द्वारा लगाया गया बल किसके बराबर होगा, इसके विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न बल के, Fe के, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के, विद्युत बल के, स्थिर वैद्युत की बल के, कुछ भी कह सकते हो आप, जो कि हमने कूलाम के नियम से ज्ञात किया था K Q1Q2/r² से, ठीक है। तो F एक्सटर्नल इसके बराबर तो होगा, परंतु इनकी दिशा क्या होगी, विपरीत होगी।
इनकी दिशा क्या होगी, विपरीत। एफ ई इधर है तो एफ एक्सटर्नल इधर लग रहा है, तो इनकी दिशा क्या होगी बच्चों, विपरीत होगी। तो मैं कह सकता हूं कि एफ एक्सटर्नल किसके ऋणात्मक होगा, एफ ई के। ठीक है, अगर दिशा की बात करूं वेक्टर रूप में लिखूं मैं, सॉरी वेक्टर रूप में, तो फिर आपको माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये दोनों का परिमाण तो समान होगा, परंतु माइनस चिन्ह किसको दर्शा रहा है, दिशा को। अच्छा, बिल्कुल समान नहीं होगा, थोड़ा सा अंतर आएगा तो ठीक है बच्चों। तो एफ एक्सटर्नल जो है वो एफ ई के मतलब बाह्य संसाधन द्वारा लगाया गया बल विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न बल के क्या होगा, बराबर होगा और उसकी विपरीत दिशा में होगा। ठीक है बच्चों, तो इनके द्वारा किया गया कार्य भी बराबर होगा, इनके द्वारा किया गया कार्य भी कैसा होगा, बराबर। परंतु ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव आएगा। किया गया कार्य में क्या आता है, बल इंटू दूरी या बल इंटू बल गुणा विस्थापन। एफ डॉट डी होता है, वैसे ये डॉट प्रोडक्ट होता है क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी है तो इसमें डॉट प्रोडक्ट आता है। ये एक अदिश राशि है तो इसमें डॉट प्रोडक्ट करते हैं। अगर इसको खोलोगे आप तो आएगा एफ डी कॉस थीटा। अब एफ और डी के मध्य जो भी है मैंने आपको सिखाया था, तो फिलहाल ये हमारे आगे भी काम आएगा, इसको हम बाद में काम ले लेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक में। तो वर्ग जो है क्योंकि एफ नेगेटिव है तो वर्ग भी नेगेटिव ही आएगा। एफ पॉजिटिव है तो वर्ग पॉजिटिव आएगा। तो एक तरह से बाह्य स्रोत द्वारा या बाह्य संसाधन द्वारा किया गया जो कार्य है वह जो विद्युत क्षेत्र के द्वारा किए गए कार्य के क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो W एक्सटर्नल किसके नेगेटिव होगा बच्चों, WE के नेगेटिव होगा। तो ध्यान रखना, संरक्षित विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य बाह्य संसाधन द्वारा किए गए कार्य के क्या होता है, ऋणात्मक होता है। बात आ गई बच्चों समझ में, ठीक है। अब अगर आप चाहो तो देखो विस्थापन देखो किस दिशा में हो रहा है, इस दिशा में हो रहा है। विस्थापन इस दिशा में हो रहा है और एफ एक्सटर्नल इस दिशा में लग रहा है, एफ ई इस दिशा में लग रहा है। कोण कितना हो गया 180, फिर cos 180 का मान वगैरह निकाल के भी आप करेंगे तो ये माइनस का ही आएगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो ये आ गया हमारा WF बाह्य संसाधन द्वारा किया गया कार्य जो है वह विद्युत क्षेत्र द्वारा किए गए कार्य के या विद्युत बल द्वारा किए गए कार्य के क्या होता है, ऋणात्मक होता है बच्चों। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए। फिर हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। तो बच्चों अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है और यहां से हमारा एक मेन डेरिवेशन भी निकल के आएगा, अच्छा डेरिवेशन है वो भी आएगा इसी टॉपिक से। तो डेरिवेशन तो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, लेकिन हम देख लेते हैं ये है क्या। किसी बिंदु आवेश के कारण विभव किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। मान लो कोई बिंदु आवेश है +q, ठीक है, और इससे r दूरी पर स्थित कोई बिंदु है मान लो p, तो इस बिंदु पर इसके कारण जो विभव होगा वो क्या होगा, वो हमें ज्ञात करना है। तो किसी बिंदु पर विभव ज्ञात करने का तरीका मैंने क्या बताया था, ये बिंदु पर ही ज्ञात करना है। मान लिया करना इसकी वजह से है, लेकिन करना तो बिंदु पर है। तो बिंदु पर अगर विभव ज्ञात करना है तो अभी मैंने क्या तरीका बताया था, एक और बिंदु ले लो यहाँ अनंत पर, यहाँ परीक्षण आवेश रखो, यहां से इसको यहां लाओगे, यहां से इसको यहां लाओगे, तो जो आपके द्वारा एक्सटर्नल कार्य किया गया, कुछ एक्सटर्नल कार्य किया जाएगा। बात आ रही है समझ में, कुछ ना कुछ एक्सटर्नल कार्य किया जाएगा। ठीक है, तो P पर विभव कितना आएगा, P पर विभव ज्ञात करने का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होगा, W एक्सटर्नल कहां से कहां तक लाने में, किया गया कार्य M अनंत से P तक लाने में बटे Q0। ठीक है, इसका इस आवेश का परिमाण बटे में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अच्छा इसको जो है आप और क्या लिख सकते हो, लास्ट में एक फॉर्मूला निकल के आएगा आपके पास, Vp बराबर KQ/R। अब ये कैसे आएगा ये हम देखेंगे। इसमें हम काफी चीजें देखेंगे कि विभव का विद्युत क्षेत्र से क्या संबंध होता है, पहले वो ज्ञात करेंगे। फिर ये एक हमारे पास एक फॉर्मूला निकल के आएगा, किसी बिंदु आवेश की वजह से किसी बिंदु पर जो विभव जो होता है वो क्या होता है, के आप जानते हैं 1/4πε0। क्यू मतलब इस बिंदु आवेश की वजह से ज्ञात कर रहे हैं तो इसका परिमाण बटे आर, मतलब जितनी दूरी पर वह बिंदु स्थित है, आर दूरी पर स्थित था। ठीक है बच्चों, तो ये हम डेरिवेशन है हमारा जो कि हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक में हम जो है इसको डेरिवेशन को देखने के बाद आगे के कुछ टॉपिक्स और देखेंगे। उसके अलावा जो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर बनेगा वो 2 पार्ट्स में बनेगा। एक में तो आपका ये टॉपिक कवर होगा, एक में चैप्टर 1 के आगे के जो न्यूमेरिकल्स रह गए थे उसमें कुछ एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स भी मैं लूंगा, वो हम कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा पॉज करके इसको।
कि बिंदु आवेश के कारण विभव कैसे ज्ञात करते हैं, और इसके बाद जो है हम अगला टॉपिक देखेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। धन्यवाद।